अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम करने जा रहे हैं 9th फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है डायनेमिक्स 2 MCQs आज हम करने जा रहे हैं। तो पहले MCQ की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि ए सीसॉ बैलेंसेस परफेक्टली विद टू चिल्ड्रन of equal weight sitting at equal distance from the fulcrum. If one child move closer to the fulcrum, what will happen to the seesaw? तो डायग्राम के ज़रिए हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक सीसॉ है, उस सीसॉ के ऊपर फुलक्रम से सेम डिस्टेंसेस पर दो लोग बैठे हुए हैं। एक को हम नाम देते हैं बी, दूसरे को हम नाम देते हैं ए। अब बैलेंस्ड हालत में है। अब कहा जा रहा है इनमें से एक जो चिल्ड्रन है, एक चाइल्ड जो है वो मूव हो रहा है टुवर्ड्स फुलक्रम। अब इसके मूवमेंट से पहले इसके अंदर जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था और जो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था वो दोनों सेम था। अब क्या हो रहा है, ये जो ए है ये टुवर्ड्स फुलक्रम मूव हुआ है तो इसका जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है ये रिड्यूस हो गया है, क्योंकि क्लॉक जो टॉर्क होता है वो बराबर होता है F इंटू डी। डी का मतलब होता है मूवमेंट आर्म, डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इनके दरमियान डिस्टेंस। अब डिस्टेंस रिड्यूस हुआ, डिस्टेंस रिड्यूस होने की वजह से टॉर्क रिड्यूस होता है। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है ये रिड्यूस हुआ और जो बंदा अपनी जगह पर बैठा हुआ है उसका टॉर्क इसके मुकाबले में ज़्यादा हो गया। इस वजह से ये इस बंदे की तरफ टिप हो जाएगा, इस बंदे की तरफ मूव होगा। तो हमारे पास पर जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। द सीसॉ टिप्स टुवर्ड्स द चाइल्ड हु स्टेड फर्दर अवे। वो बच्चा जो अपने जगह पर रहा है यानी जो फुलक्रम से दूर है उस बच्चे की तरफ ये टिप हो जाएगा, मूव हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू इट्स पायोड पॉइंट देन मोमेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो ये क्वेश्चन भी टॉर्क के मुतालिक ही है। पार्ट नंबर 2 कहा जा रहा है ये हमारे पास एक बॉडी है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस है। अगर हम फोर्स को इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा F इंटू डी। ये जो डिस्प्लेसमेंट नहीं, मोमेंट आर्म जो है वो ज़ीरो है। जब मोमेंट आर्म ज़ीरो होगा तो टॉर्क ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाता है, इसके अंदर कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो द मोमेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ ज़ीरो, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं, इफ़ ए बॉडी इज़ एट रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी देन द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी। एक बॉडी है जो रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी पर है तो उसका टॉर्क क्या होगा। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है, टॉर्क एफ डी के साथ एक और फार्मूला है जो कि है आई इंटू अल्फ़ा। इस अल्फ़ा को कहा जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जब वो यूनिफॉर्मली मूव हो रहा है तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। तो जब एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा टॉर्क भी ज़ीरो होगा। और अगर कोई बॉडी बिल्कुल रेस्ट में है तो इसके अंदर एक्सेलरेशन लीनियर हो या एंगुलर हो, दोनों ज़ीरो होते हैं, तब भी इसके अंदर कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी ज़ीरो, इसका ऑप्शन भी ज़ीरो है। फोर्थ क्वेश्चन है, ए बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम मस्ट हैव डैश। तो बॉडी इक्विलिब्रियम में हो तो इसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम के दो कंडीशंस हमने पढ़े हैं। फर्स्ट कंडीशन है नेट फोर्स शुड बी ज़ीरो
और सेकंड कंडीशन है नेट टॉर्क शुड बी ज़ीरो। नेट फोर्स ज़ीरो होगा तो सेकंड लॉ के मुताबिक एफ ए इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन उसका ज़ीरो होगा। और नेट टॉर्क ज़ीरो होगा तो इसका जो फार्मूला है वो है आई अल्फ़ा। आई तो ज़ीरो नहीं हो सकता, अल्फ़ा ज़ीरो होगा। तो ये जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम में रहने के लिए एक्सेलरेशन शुड बी ज़ीरो, उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ़ैन इज़ सेड टू बी। अब यूनिफॉर्मली जो फ़ैन है वो रोटेट हो रहा है तो उसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते। मोशन में जब कोई बॉडी हो उसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम ओनली कहेंगे। डायनेमिक में भी दो टाइप्स होते हैं, एक ट्रांसलेशनल और दूसरा रोटेशनल। तो अगर यहाँ ऑप्शन में रोटेशनल होता तो हम इसको रोटेशनल एंड डायनेमिक कहते हैं, लेकिन सी में बोथ स्टैटिक एंड इक्विलिब्रियम का है, स्टैटिक भी और इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी है डायनेमिक इक्विलिब्रियम ओनली। Number 6, you throw and weighted net, fishing net in the calm lake. As the net sinks, it opens fully underwater, spreading out its mesh evenly. Compared to the moment it left your hand, where is the net center of mass? अब कहा जा रहा है कि नेट को पानी में फेंकने से पहले कंपेयर अपना करना है कि उसका जो मोमेंट ऑफ उसका सेंटर ऑफ मास है वो पहले के मुकाबले में जब पानी में फेंकेंगे तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो नेट को पानी में फेंकने से पहले जब आपके हाथ में हो तो वो नेट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जहाँ से आपने होल्ड किया हुआ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास जो है वो उसके आसपास होगा जहाँ से आपने होल्ड किया हुआ है। जब आप उसको पानी में फेंकते हैं तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है और इसके वेट की वजह से जो उसके मैश पे लगाया हुआ है वो एक्सपेंड होने के बाद पानी में थोड़ा नीचे चला जाता है। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ मास है, वो भी थोड़ा सा नीचे चला जाता है क्योंकि ये मास इवनली डिस्ट्रीब्यूट है और ये थोड़ा सा इन वेट की वजह से डाउनवर्ड पानी के अंदर चला जाता है। तो इसका सेंटर ऑफ मास जो वो थोड़ा नीचे चला जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, लोअर इन वाटर कॉलम। फिर सेवन्थ क्वेश्चन में कहा गया है ए टाइड रोप वॉकर इज कैरिंग ए लॉन्ग पोल वाइल वॉकिंग अक्रॉस ए रोप। द स्टेबिलिटी ऑफ वॉकर इज अफेक्टेड इफ़ द पोल इज। अच्छा, तो कहा जा रहा है कि एक बंदा जो एक टाइट रस्सी है उसके ऊपर वॉक कर रहा है, तो जब उसके ऊपर वो वॉक कर रहा है तो इनमें से कौन सी चीज़ स्टेबिलिटी को अफेक्ट पड़ेगा। तो पहला है लॉन्ग एंड प्लेस्ड वर्टिकली। अगर उस पोल को हम वर्टिकली रखेंगे तो याद रखें वर्टिकली रखने से उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन बी और सी दोनों इनकरेक्ट हैं। अब बचा लॉन्ग एंड प्लेस्ड हॉरिजेंटली, शॉर्ट एंड प्लेस्ड हॉरिजेंटली। तो स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपने जो पोल लेना है वो जितना हो सके हम लॉन्ग लेते हैं। अगर आप शॉर्ट लेंगे तो इसका असर इतना ज़्यादा नहीं होगा, लॉन्ग लेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि लॉन्ग लेंगे तो इसके अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, बंदा टॉर्क की वजह से लेफ़्ट साइड या राइट साइड पे गिर सकता है, तो उस टॉर्क को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज़ वो बंदा राइट साइड पे थोड़ा सा टिप हो रहा है तो राइट साइड पे टिप होने का मतलब ये जो क्लॉक वाइज टॉर्क है ये ज़्यादा हो रहा है, तो इसके लिए इसके मूवमेंट आर्म को कम करते हैं और इसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं। लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करने से इसका टॉर्क जो लेफ़्ट साइड वाला है उसका टॉर्क बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ आर्म बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ आर्म बढ़ेगा तो इससे उसका टॉर्क बढ़ेगा, वो बैलेंस हो जाएगा। तो लॉन्ग पोल जो हॉरिजेंटली उसने रखा हुआ है उसकी मदद से वो टॉर्क को कंट्रोल कर सकता है। टॉर्क को कंट्रोल करेगा तो ऑटोमेटिकली ये बंदा बैलेंस्ड हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो है लॉन्ग एंड प्लेस्ड हॉरिजेंटली। लास्ट वन, इस पेज का लास्ट वन है इट
is more difficult to walk on slippery surface than on a non-slippery surface। एक स्लिपरी सरफेस है उस पे चलना मुश्किल है और नॉन स्लिपरी सरफेस पर चलना आसान है। इसकी वजह क्या है? सिंपल सी वजह, इसके अंदर स्लिपरी सरफेस के अंदर फ्रिक्शन कम होता है। कम फ्रिक्शन होने की वजह से चलने के लिए हम ज़मीन पर फोर्स अप्लाई करते हैं, वो फोर्स हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से चलना मुश्किल होता है। तो ये ऑप्शन है ए, रिड्यूस्ड फ्रिक्शन। अब हम अगले पेज की तरफ जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, 9th क्वेश्चन नंबर, फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ टर्मिनल वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन। टर्मिनल वेलोसिटी के से एक बॉडी मूव हो रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब ही होता है कि इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होना चाहिए। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो चेंज ऑफ वेलोसिटी ज़ीरो होगा, और चेंज ऑफ वेलोसिटी ज़ीरो होगा तो इसका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। यानी अगर कोई बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी से मूव हो रहा है तो उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 10 कहा गया है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंपैरिजन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप, स्नो फ्लेक एंड हेल स्टोन। तो इन तीनों का कंपेयर करना है आपने टर्मिनल वेलोसिटी। अब आपको पता है टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करता है, टर्मिनल वेलोसिटी शेप पर डिपेंड करता है और साइज़ पर डिपेंड करता है और डेंसिटी, इन तीनों चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है। अब टर्मिनल वेलोसिटी जो है शेप के हिसाब से और साइज़ के हिसाब से हम देखें तो सबसे स्मॉलर साइज़ जो है वो स्नो का होता है। तो स्नो के ऊपर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है वेट के हिसाब से और डेंसिटी के हिसाब से, और इसका शेप भी कुछ इस तरह है कि इसके ऊपर फ्रिक्शन ज़्यादा अप्लाई होगा। तो सबसे स्मॉलर जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो स्नोफ्लेक, इसके बाद रेन ड्रॉप जो होता है इसका साइज़ थोड़ा छोटा होता है और इसका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू स्नोफ्लेक, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा। और उसके बाद जो हेल स्टोन्स होते हैं, जो ओले जिसको हम कहते हैं, उसका साइज़ ज़्यादा छोटा होता है और वो भारी भी होता है, जिसकी वजह से इसकी टर्मिनल वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो इस तरह ये कंपेयर होता है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ दीज थ्री मटेरियल्स। अगर हम ऑप्शन में देखें तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सबसे ज़्यादा है, हेल स्टोन की टर्मिनल वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, उससे कम रेन ड्रॉप और सबसे कम स्नो फ्लैक्स। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। 11th है, यू आर ट्राइंग टू लूजन ए नट यूजिंग ए स्पैनर व्हेन इट इज़ नॉट वर्किंग इन ऑर्डर टू ओपन द नट यू नीड टू। आपके पास एक स्पैनर है जिससे आप एक नट को ओपन कर रहे हैं। तो स्पैनर में नट को ओपन करने के लिए हमें टॉर्क वाला ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो सपोज़ ये स्पैनर है, ये इसकी लंबाई है जिसको हम मोमेंट आर्म कहेंगे। तो टॉर्क का फार्मूला है टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू डी। अब फोर्स आप नहीं बढ़ा सकते हैं, ये एक लिमिटेड हद तक आप बढ़ा सकते हैं। अब हमें काम करना पड़ेगा मोमेंट आर्म के ऊपर। तो टॉर्क आपको वो जो नट है वो लूज नहीं हो रहा, तो आपको टॉर्क बढ़ाना पड़ेगा। टॉर्क बढ़ाने के लिए फोर्स आप नहीं बढ़ा सकते, आप मोमेंट आर्म को बढ़ाएंगे। तो मोमेंट आर्म बढ़ाने के लिए जो स्पैनर है उसका साइज़ हम बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इंसर्ट ए पाइप टू इंक्रीज लेंथ ऑफ स्पैनर, यूज़ द स्पैनर ऑफ स्मॉलर लेंथ जिससे टॉर्क रिड्यूस होगा। प्लास्टिक और सॉफ्ट स्पैनर कोई काम नहीं है उसका। रोप उस स्पैनर के साथ लगाएं तो उसका भी कोई काम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद 12th है, द फोर्स दैट ऑलवेज चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नॉट इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड। तो जब कोई बॉडी सर्कल में मूव होता है, सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, तो उस वक़्त उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन मुसलसल चेंज हो रही होती है और ये जो वेलोसिटी है v का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट होती है जबकि उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो v जो इसकी डायरेक्शन है ये ऑलवेज चेंज, हर टाइम पे v अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है।
तो इसको चेंज करने के लिए इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है जो बॉडी को सर्कल में रखने की कोशिश कर रहा है, और वो जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है। तो द ऑप्शन इज सेंट्रीपिटल फोर्स। 13. The reason that a car moving on a horizontal road gets thrown out of the road while taking a turn is, जब कोई गाड़ी सड़क पर जा रही हो, अचानक से टर्न आ जाए, तो कौन सा ऐसा फोर्स है जो उसको बाहर ले जाने की कोशिश करता है, यानी उसको सर्कल में नहीं रखता, कर्व सरफेस पाथ पे नहीं रखता, उसको कर्व से बाहर निकालता है। तो वो लेक ऑफ सफिशिएंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगा तो वो टर्न आसानी से ले सकेगा, उसको कर्व शेप में या सर्कुलर मोशन करने में मदद मिलती है। कम सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही वो बाहर चला जाता है। 14th है, ए कार ड्राइव्स एट स्टडी स्पीड अराउंड अ परफेक्टली सर्कुलर ट्रैक। जब कोई गाड़ी एक सर्कुलर ट्रैक पर परफेक्ट स्पीड के साथ, स्टडी स्पीड के साथ मूव हो रहा हो, तो उसके अंदर क्या होता है? तो एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो, एक्सेलरेशन उसका ज़ीरो नहीं होता है, नेट फोर्स भी ज़ीरो नहीं होता। इन दोनों में से एक ऑप्शन है, बोथ एक्सेलरेशन एंड नेट फोर्स ऑफ द टार्क टुवर्ड्स आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। तो जब कोई बॉडी सर्कल में मूव होता है तो अभी अभी हमने कहा था कि उसका फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंटर में होता है। सेकंड लॉ के मुताबिक जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इसमें जो एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो भी टुवर्ड्स सेंटर होता है। तो फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों टुवर्ड्स सेंटर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है, बोथ द एक्सेलरेशन एंड नेट फोर्स ऑन द टॉर्क पॉइंट इनवर्ड। Last one, a satellite of mass m is revolving around Earth with an orbital velocity v. If the mass of satellite is double, its orbital speed will become. Orbital speed का फार्मूला अगर हम देखें तो v होता है √g/r, gh भी आप कह सकते हैं, या एक प्रॉपर फार्मूला है v = gh/r + h। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ये r है रेडियस ऑफ अर्थ और ये h है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट, और gh यानी उस डिस्टेंस पर g की वैल्यू क्या है। अगर इस फार्मूले में अगर आप देखें तो इसमें कहीं आपको मास नज़र नहीं आ रहा, तो मास इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो सैटेलाइट चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी सेम रहेगी। तो इसमें ऑप्शन है रिमेंस द सेम। तो यकीनन आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के हम शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस करेंगे, कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।